सो यू कैन बी श्योर कि आज बहुत ही म्यूज़िकल किस्म का शो होने वाला है। लेकिन इस सबसे पहले कुछ आपको पॉलिटिक्स की भी बात आपको अपडेट तो करना ही होता है। बताएं आपको सबसे पहले कि जो नवाज शरीफ के साथ खड़ा नहीं होगा उसकी नून लीग में कोई जगह नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले 5 अरकान असम्बली को पार्टी से निकाल कर अपनी पॉलिसी बिल्कुल वाज़े कर दी। चले यहाँ तक तो ठीक है, मगर अपने सीनियर रहनुमाओं को भी कुछ समझा लें कि वो भी अपने कायद के मौक़िफ़ पर साथ रहे। उनकी अलग बोली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद को भी ख़तरे में डाल रही है। जी बिल्कुल, आपका इशारा किस तरफ है, जो उनकी तस्वीर भी सामने आ रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून अशरफ अंसारी, जलील शरकपुरी, फैसल नियाजी, निशात डाहा और मौलवी गयासुद्दीन की पंजाब असम्बली की रुकनीत खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन से राब्ता करेगी। देखिए, बड़ी वाजिया बात है और इसका कल पार्टी ने फैसला भी किया, जो आज अनाउंसमेंट हुई है। ऐसी लोगों की ज़रूरत नहीं है जो नज़रियाती तौर पर नवाज शरीफ के साथ ना हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ना हो। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो कायद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े होंगे, और बाकी वो तमाम लोग जो इस बयानिए, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के दस्तूर और पाकिस्तान के कानून के साथ नहीं है, उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई जगह नहीं। एक तरफ तो अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी जानिब नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल दूसरी बड़ी जमात के चेयरमैन पर अदम एतमाद कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ अपनी क़यादत से बिल्कुल उलट है, जिसकी तरदीद भी की गई है। ख्वाजा आसिफ ने क्लियर बात की है कि आपसे ज़रदारी पे यकीन नहीं कर सकते, आप कर रही हैं। और क्या ख्वाजा आसिफ को शौकात किया है आप लोगों ने इस बात? उनसे ज़्यादा जो क्लियरर बात है वो मियाँ साहब ने आज खुद कर दी, अपनी स्पीच पे लाइव गई है, पूरी दुनिया ने सुनी। और मियाँ साहब ये समझते हैं कि हम सब जमातों को इकट्ठा होकर चलना है, और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो JUIF हो, चाहे वो हम हो, मुस्लिम लीग नून हो, या वो ANP हो, या वो कोई भी जमात हो, छोटी जमातें भी, हम सबको इकट्ठा चलना है। हम सब की यूनिटी होनी चाहिए और उसको इंश्योर मियाँ साहब ने खुद किया। एक तरफ नून लीग के कायद नए सियासी इत्तेहाद के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी के लोग पार्टी क़यादत से अलग खड़े नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को अपनी एक वाज़ेह समत ज़ाहिर तय कर लेनी चाहिए, और दीज आर टफ टाइम्स। इसमें ज़ाहिर है खड़े होना उनके साथ हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो हम इसी पे पूछ लेते हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया एहसन साहब। मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत ही जारहाना मूड में लग रही है। ये बार बार बताया जा रहा है कि जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं है उसकी पार्टी में जगह नहीं है। तो क्या ये पॉलिसी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वज़ीर आला पंजाब से मिले थे, या फिर ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों से भी पूछगछ होगी, या उनके लिए रियायत है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जारहाना अंदाज में नहीं है, बल्कि एक नहायत ज़िम्मेदाराना अंदाज में है। और हम समझते हैं कि 72 साल के बाद अब हम उस मुकाम पर आ खड़े हुए हैं कि हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खुले दिल के साथ सब इदारों को अपने माजी से सबक सीखते हुए एक नए आगाज़ की ज़रूरत है। 72 साल शाहिद हैं कि हम जनूबी एशिया में पीछे रह गए हैं। हम इस मुल्क को एक मुस्तकिल सियासी ढांचा देने में नाकाम हुए हैं। हम इस मुल्क को आइनी तर्ज़ हुक्मरानी पर, पार्लिमानी तर्ज़ हुक्मरानी पर चलाने में नाकाम हुए हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ये सोच रखती है कि अब हम सबको मिलकर मुस्तकिल तौर पे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा करने के लिए और मुआशी जंग को जीतने के लिए आईने पाकिस्तान की रोशनी में तमाम इदारों को चलाना चाहिए। पार्टी का डिसिप्लिन जो है उस पर लोगों को पार्टी में मुख्तलिफ राय रखने की आज़ादी है, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं है। जो 5 MPs जिन्हें एक्सपेल किया गया है उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की थी। वो हुक्मरान जमात के साथ मिले थे और हुक्मरान जमात से तमाम हुक्मरान MPs वाली मरात ले रहे थे और उनको शो कॉज किया गया। वो उसका जवाब तसल्ली बख्श नहीं दे सके, लिहाजा पार्टी के सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया। एहसन इकबाल साहब, चलें, अच्छा ये तो आपने वजाहत कर दी। मियाँ साहब ख्वाजा आसिफ को पीपल्स पार्टी से मुतालिक रिमार्क्स पर मना कर रहे हैं, लेकिन अपनी हर तकरीर में बलोचिस्तान हुकूमत गिराने वाले वाक़यात का जिक्र नहीं वो भूलते। तो इस तरह पीपल्स पार्टी पर ताना जनी करके साथ तो नहीं चला जा सकता, या फिर आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन भी है?
जी, मैं समझता हूँ कि हमारे आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के बड़े चैलेंजेस हैं हमें उन्हें पसे पुश्त रख के इत्तफाक, इत्तेहाद और यकजहती की फ़ज़ा में आगे बढ़ना है और ऐसे बयानात से परहेज़ करना चाहिए जिससे किसी किस्म की गलतफहमी पैदा हो। इसीलिए कायद मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन से बयान जारी किया है कि वो आसिफ जरदारी साहब का बैसियत कौमी रहनुमा एहतराम करते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि तमाम जमातें मिलकर PDM के परचम तले इस मुल्क को आइन और जमहूरियत की जंग में कामयाब करें। अच्छा एहसन साहब, अब मज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद की पूरी मुहिम मुस्लिम लीग नून लीड करने के मूड में है और शायद इसलिए मरीम नवाज साहिबा का जलसा भी रखा गया है। एक राय ये भी है कि PDM के बैनर तले जलसा होता, तमाम अपोजिशन रहनुमा होते तो उसमें शायद और मजबूत तासुर जाता। व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? और ये भी आपसे जानना है कि मुस्लिम लीग नून का 2 टोक आप टारगेट बता दें कि क्या है। हाँ जी, आज की तारीख में हमने 2 ये टारगेट्स अचीव करने हैं। क्या हुकूमत ख़त्म करके नए इलेक्शन कराने या सिर्फ वज़ीर आज़म अगर तब्दील हो जाएंगे तो तसल्ली हो जाएगी? जी, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने जमाती सरगर्मियों को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत होने वाली तमाम सरगर्मियों से टेलर करेगी, उनके साथ इंटीग्रेट करेगी। और अगली हमारी जो मीटिंग है उसमें ये फ़ैसला हुआ था कि हर जमात अपनी प्रपोजल्स बना के लाएगी और अपने प्रोग्राम बना के लाएगी और जो भी जिस जमात के प्रोग्राम होंगे उसमें हम दीगर जमातों के कायदीन को भी दावत देंगे ताकि हमारे इत्तेहाद और यकजहती का जो इजहार है वो हर सतह के ऊपर हो। वेरी वेल। और एक और सवाल जो आपने वो एंड में पूछा था वो भी पूछ ही लेते हैं कि ये भी जानना चाहते हैं कि अपना टारगेट जो है 2 टोक टारगेट जो है PMLN का वो ज़रूर हमें वाजे कर दे कि ये करना क्या चाहते हैं। हुकूमत ख़त्म करनी है, इलेक्शन कराना है या फिर सिर्फ वज़ीर आज़म की तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, मुस्लिम लीग नून समझती है कि हमें उस कुर्सियों के खेल से, म्यूज़िकल चेयर से निकलना चाहिए जिससे हम 72 साल से चल रहे हैं। हमें एक नेशनल डायलॉग करना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के आइन के तहत एक ज़ाब्ता अखलाक पे इत्तफाक करें। हम ट्रुथ कमीशन बनाएं ताकि माजी की गलतियों से सबक सीखें और पाकिस्तान को कम से कम 1 डेकेड ऑफ स्टेबिलिटी दें ताकि इस आइन की रोशनी में सियासी इस्तेहकाम आए। सियासी इस्तेहकाम से मजबूत मईशत आएगी और सियासी इस्तेहकाम और मजबूत मईशत ही हमारे दिफा के ज़ामिन होंगे। लिहाजा पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग डिफेंस के 3 पहियों को आपस में मरबूत करना मुस्लिम लीग नून का पैगाम और मिशन है। बहुत शुक्रिया आपका एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने तो ज़रा कवर कप करने की कोशिश की जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, क्योंकि अभी अपोजिशन अपने जो बाहमी इख्तलाफात हैं उनको पसे पुश्त डालकर एक मकसद के तहत आगे बढ़ना चाहती है और वो तासुर भी देना चाहिए जो कि कभी कभार कुछ स्टेटमेंट से लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा। एनीवे, मूविंग ऑन एंड यू नो व्हेन इट इज नेचुरल आई गेस, इतनी डाइवर्स ये पार्टीज हैं जिनकी आइडियोलॉजी भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी एक मकसद के लिए साथ आना भी मतलब मुश्किल हो ही जाता है बिकॉज सडनली यू कैन नॉट फॉरगेट द पास्ट। तो लेकिन मकसद भी अचीव करना रहती होंगी, आई एम श्योर। वो नजर नहीं आ रही आपको, इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए तो हम ये सवाल भी पूछ रहे हैं और आपको बताएं कि पुलिस का फर्ज है मदद आपकी, लेकिन कराची में कुछ वाकयात तो पुलिस का कुछ और ही किस्म का नक्शा खींच रहे हैं। पुलिस एहलकार शहरियों को अगवा करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ तरीके से डराते धमकाते हैं और फिर उनसे रकम बटोरते हैं। कराची पुलिस एहलकारों पर अगवा के मुकदमात कराची पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्मनाक और ये वो चंद काली भेड़ें होती हैं जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। सो ट्रू। और आपको बताएं कि एक्चुअली हुआ क्या है कि कराची में 2 दिनों के दौरान CIA के 2 मुख्तलिफ यूनिट्स के एक इंस्पेक्टर समेत दीगर 2 पुलिस एहलकारों पर अगवा के मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार भी किया गया है, विच इज ग्रेट। एक पुलिस इंस्पेक्टर पर इल्जाम है कि उसने अलमास नामी ताजर को अगवा किया। वोट बेसन थाने में एंटी वायलेंट क्राइम सेल एहलकारों के खिलाफ जैनुल आबदीन नामी शहरी को अगवा करने का मुकदमा किया गया।
और AVCC पर पहले भी एक शहरी को हब्से बेजा में रखने और माली फ़ायदे हासिल करने पर इंक्वायरी चल रही है। तो ये सारा हुआ है और इसकी वजह से ज़ाहिर है पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। आई एम श्योर एंड आई होप कि हाई अप्स इसका एक्शन ले रहे होंगे। हमारे क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट हैं तलहा हाशमी, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया तलहा। कराची में CIA ने पुलिस एहलकारों पर जो मुकदमात बनाए बड़े संगीन नौयत के हैं। ये क्या वाक़यात थे और CIA इन एहलकारों तक पहुंची कैसे? बात यह है कि यहाँ पे अगर तो कोई शहरी वो मुल्जिम भी है, उसने कोई गलत काम किया है, आप उसे उठाते हैं तो प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करें ना, आप उसे फिर छोड़ क्यों देते हैं? अगर तो जो ऑफिशियल बताते हैं कि वो किसी केसेस में जैसे SIU में उसको बंद कर दिया गया अल्मास को, जो कि एक मेडिसिन का ताजर है, तो भाई आपने पहले क्यों बंद नहीं किया? और अगर पुलिस ही है ना, SIU भी पुलिस है, फील्ड भी इंडस्ट्रियल एरिया भी पुलिस है, तो वहाँ पे आपने उसको पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? जब इंस्पेक्टर अरेस्ट हुआ तो फिर आपने उसको किसी पुराने केस में जो है वो बंद कर दिया, क्यों? ऐसा आपने क्यों किया? फिर उसके बाद वहाँ पे जब AVCC से वो उसकी बरामदगी हो गई, AVCC वो यूनिट है जिसके खिलाफ ऑलरेडी एक हफ्ते बेजा में रखने का मुकदमा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे फिर और चीज़ें भी आती हैं, फिर और सवाल आते हैं कि आपका जो उस इदारे का हेड है SIU, AVCC SIU, ये CIA के वहाँ पे जो है वो SP और जो SSP वो तैनात है, तो उनकी जिम्मेदारी कहाँ है? अगर तो मुकदमा हुआ तो इंस्पेक्टर पे हुआ, जब भी कुछ होता है तो जाहिर है वो छोटा इंस्पेक्टर क्या अपने किसी सीनियर को बताए बगैर गया था? अगर अपनी सीनियर को बताए बगैर गया था तो जो उसका सीनियर है उसकी कमांड किधर है? यहाँ पे तो फिर जो कमांड है उस पर सवाल उठते हैं। और अगर बता के गया था तो फिर वो वहाँ पे जो उस इदारे का सरबरा है, चाहे वो SIU है चाहे AVCC है, अगर वो उसका सरबरा है तो फिर उनसे पूछगछ क्यों नहीं होगी? तो ये सीरियस क्वेश्चन है जिस पे होने चाहिए। और AVCC तो वो सेल है जिस पे ऑलरेडी एक हफ्ते बेचा में रखने का मुकदमा जारी है। बिल्कुल तलहा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि चेन ऑफ कमांड वाली बात है। कैसे कोई एक बंदा निकल के जो करना चाहे कर सकता है? देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर प्रोटोकॉल। पूरे इनके भी SOPs होते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अच्छा तलहा, इन केसेस से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जाने कितने ही एहलकार और अफसरान अगवा वगैरह जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस हो सकते हैं। तो क्या पुलिस हुकाम को इस बात का एहसास है और इस मसले का ऑब्वियसली कुछ तो उन्होंने हल सोचा होगा कि सारे अपने ऑफिसर्स को वेट करें? फिर क्या करेंगे? देखें, अनफॉर्चुनेटली ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को करने वाले, इसको प्लान करने वाले, इसकी एग्जीक्यूशन करने वाले और पैसे लेने वाले वो पुलिस एहलकार ही हैं और पुलिस अफसरान ही हैं। ना ये कोई पहला मुकदमा है, ना कोई आखिरी मुकदमा है, ना ये कोई पहली वारदात हुई थी, ना ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद रुक जाएगी। IG सिंध बहुत इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर हैं। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन बहुत इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर हैं, उन पे कोई धब्बे नहीं हैं, किसी भी तरह के धब्बे नहीं हैं। DIG CIA कोई धब्बा नहीं है उन पे। तो अब इसी तरह के अफसरान जो ऑफिसर्स हैं सीनियर लेवल पे, उनकी इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें तो हो रही हैं। IG सिंध की बड़ी सख्त पॉलिसी है कि इस तरह के जो भी करेगा उस पर FIR होगी, गिरफ्तार होगा। अच्छा, एडिशनल IG कराची बड़े इस पर वोकल हैं और इस पर काम भी करते हैं और कहते हैं कि वो किसी को गलत अफसर को किसी जगह पर लगने नहीं देंगे। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी SHOs के लिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा और इसको मिसाल बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने इसको मिसाल नहीं बनाया तो ये वाक़यात फिर होंगे तो फिर आपकी इंटेग्रिटी में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तलहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑर्गेनाइज क्राइम का जब आपने जिक्र किया, और ऑर्गेनाइज क्राइम उसी इदारे में हो रहा हो जिसने काम क्राइम रोकना, बिल्कुल क्राइम रोकना हो, तो फिर इंसान किधर जाए? और मेरा ख्याल है कि इनको इबरत का वाकई इनको ऐसा पनिश करें कि बाकी लोगों को सबक भी हासिल हो कि कहीं इस तरह का कोई दूसरा एहलकार ना सामने आ जाए। I don't know if that helps, honestly, क्योंकि ये तो निकलते ही आते हैं। बट एनीवे, चलें, ये तो आपने सुन लिया और हम भी सारे शौक में चले गए हैं। बड़े ख़ास मेहमान हैं हमारे साथ आज। 1990 में मशरकी और मगरबी जर्मनी का फिर से एक हो जाना जर्मन अवाम के लिए तारीख साज दिन है और जर्मन कौम हर साल 3 अक्टूबर को यूनिटी डे के तौर पर मनाती है। कल पूरी दुनिया में जर्मन यौम इत्तेहाद के तौर पर इस दिन को मनाएंगे। पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन होंगी। इस दिन की अहमियत क्या है एग्जैक्टली, हिस्ट्री से शायद आप वाकिफ़ हों, थोड़ा बहुत बाज़ लोग नहीं भी वाकिफ़ होंगे। पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर बर्नहार्ड स्टैकहैक मौजूद हैं, एम्बेसडर हैं जर्मनी के पाकिस्तान में, तो उनको खुशामदीद। Mr. Ambassador, thank you so much for taking out the time to join us this morning. First of all, we want to congratulate you on the German Unity Day. If you could stress upon the significance of this day and how will you celebrate it in Pakistan?
German National Day. I mean, it's 30th anniversary since Germany was united and Europe and you might even say the rest of world policy profoundly transformed. So it's actually a reason to say the situation, things are not as feasible now due to the pandemic, and so we decided to renounce big festivities and opted for, how should I put that, a two-pronged approach or two-pronged substitution. One, a virtual concert by an outstanding, amazing performer, the singer Zoe Kachi and her band from Karachi. A virtual concert performed live for us, and you may join that concert tomorrow, Saturday, at 7 p.m. On our Facebook page, German Embassy Islamabad, or on our YouTube channel, Germany in PAC. And I would wholeheartedly invite you to join us in that virtual celebration. Secondly, and equally important, the money originally earmarked for all these big festivities has been used for providing food packages to destitute and needy communities here around Islamabad. We like the idea of a virtual celebration, virtual concert. I'm sure कि सब लोग ने सुन लिया होगा. तो Zoe Veka ji का concert है. You can also attend this concert on Facebook pages. Mr. Ambassador, Germany and Pakistan have been partners in different avenues since 50s actually. Where is actually this level of partnership right now, and how can it be enhanced more so that we see the future development in different avenues? Germany and Pakistan have been partners long since, and if I may say so, they are still going strong. Of course, there have been ups and downs, but I would say we are working on a rock-solid basis, basically across the board. Political exchange, economic, trade and investment cooperation, not only between us and Pakistan, but also between the EU, of which we are an important member. Mr. Ambassador, we want your opinion. We know that the world is still in the grip of COVID-19 and it has affected every country in a different way. In your opinion, how well do you think Pakistan has handled this pandemic? I have to say, I think Pakistan has fared quite well during the pandemic, as has Germany, by the way. Of course, we all know there had been serious damage caused by COVID-19 in terms of loss of precious human life and harm to the economy. But by and large, I have to say, Pakistan has, fared well. All right, Mr. Ambassador, the number of students actually from Pakistan each year, there's quite a huge number of students who enroll in German educational institutions. How has this corona situation actually affected that whole process? We are now issuing visas again for students wishing to study in Germany, but unfortunately, I mean, there had been a backlog built up over the recent months, and I'm afraid to say I don't think we will process all the applications by Pakistani students who wish to start their studies in Germany by the beginning of the academic year, that is in October. But we will do our utmost to patch up things. Mr. Ambassador, I'm going to ask you a question that we love to ask people when they have come to Pakistan and are also living here. You've been in Pakistan for over a year now. I'm sure that you must have tried out a lot of Pakistani dishes. So if you'd like to name one of those which you like the most.
cuisine. Yes, of course, Pakistani cuisine. Although I would suggest to use not the singular form, because I'm really impressed by the variety and the diversity of, regional dishes and local delicacies, culinary delicacies. But apart from food, I mean, there's a lot to be in love with in Pakistan. I mean, first and foremost, of course, these wonderful people. Very strong, brave, I would say unbowed people, beautiful people, who I really learned to respect very much. Then, of course, this lovely, amazing landscape, gorgeous nature, as well as, and I'm particularly attached to that, the landscape of spirituality in this country. I mean, in this Muslim country, the rich Islamic heritage, but then, of course, fashion, old traditional one, new one, music, Pakistani music from all ages and origins, fascinating to learn about. And then perhaps that is the area I'm most attached to, Pakistani literature and poetry. I mean, it's very heartening and wonderful to see how everyday's life and everyday's struggle in Pakistan is being reflected and seen through the lenses of outstanding Pakistani writers and authors. So there is a lot to be and to fall in love with in Pakistan, and I have to say I have been already addicted. Thank you for taking out the time to speak to us, Mr. Ambassador. ये जर्मनी के एम्बेसडर हमारे साथ हैं, एम्बेसडर बर्नहार्ड श्लागहेक, और बड़ी तारीफ़ें की इन्होंने। मुझे बड़ी खुशी होती है जब पाकिस्तान की तारीफ़ हो, और एक्चुअली लोगों से तो एकदम से ही मोहब्बत हो जाती है जब भी कोई बाहर से आए। तो खाना भी इनको हमारा अच्छा लगा, म्यूज़िक की तारीफ़ की, और हमारी शायरी और लिटरेचर जिस ट्रांसलेशन में इन्होंने पढ़ी और समझी, इनको बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, कल 7 बजे आप जर्मन एम्बेसी के पाकिस्तान के फेसबुक पेजेस पर जाएंगे तो वहाँ पे एक वर्चुअल कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया है इनके यूनिटी डे की मुनासिबत से, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं घर बैठे हुए। हमने एंटरटेनमेंट आपको बता दी है। आई गेस दिस कैन बी अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि मेजर कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो आपके किरायों में चली जाती है और ओवरहेड्स में चली जाती है। तो अगर ये कॉस्ट बच जाएगी और एक आपकी मोबाइल दुकान होगी जिसका कोई किराया नहीं लिया जाएगा, तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है लोगों को। अच्छा, बट राइट नाउ हम ज़रा कोरोना की बात भी कर लेते हैं, बिकॉज जिस तरह के हम आपको पिछले घंटे से बता रहे हैं, केसेस हमारे भी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। कोरोना के केसेस में इजाफा बता रहा है कि इस वायरस ने अभी हमारी जान नहीं छोड़ी। साफ नज़र आता है एहतियात ना की गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार किया है कि अवामी मकामात पर SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, वायरस दोबारा फैल सकता है। पाकिस्तान की सूरत हाल अमेरिका, भारत और ब्राज़ील से कहीं बेहतर है। रूस, बांग्लादेश, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और कई दूसरे ममालिक के मुकाबले में भी पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद कम है। NCOC ने सूबों पर जोर दिया कि वो कोरोना SOPs पर अमल यकीनी बनाए। गुज़िश्ता दिनों मुल्क भर के आधे कोरोना केसेस कराची से रिपोर्ट हुए थे और इस वक्त शहर के 6 अजला को कोरोना हॉटस्पॉट करार दिया गया है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास जाहिद मेमन कोरोना के बायस कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। माहिर मुताद्दी अमराज डॉक्टर जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम बड़े रिलीव्ड थे और मे बी रिलीव्ड थे इसीलिए ज़रा ईजी हो गए थे और ना मास्क पहन रहे थे और ना दीगर एहतियाती तदाबीर थी, और अब फिर से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बिगड़ रही है। तो क्या इसे हम सेकेंड वेव कह लें या फिर अभी इट इज़ टू अर्ली टू कॉमेंट एनीथिंग ऑन दिस? देखें, जैसे आपने बात की कि दुनिया भर में इंक्लूडिंग द US, साउथ अमेरिका, यूरोप, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में केसेस अभी तक उनकी कमी नहीं हुई है, बल्कि एक प्लेटो फेज आया था US और यूरोप में, उसके बाद दोबारा रिसर्जेंस, जिस चीज़ का सब इन्फेक्शस डिजीज़ और चेस्ट स्पेशलिस्ट को खदशा था कि जैसे मौसम की चेंज शुरू होगा और इन्फ्लुएंजा सीजन शुरू होगा जो सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाता है, और
दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट हमें नजर आएगा, दैट इज ट्रूली द सेकेंड वेव। उसके हमें आसार अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी नजर आ रहे हैं। बीच में हमारे पास तकरीबन दो हफ्ते 1 महीने में बिल्कुल मिनिमम केसेस हो गए थे, मगर पिछले 10 दिन से 2 हफ्ते में हमें केसेस में इजाफा नजर आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है इजाफा उस तेजी में नहीं है जैसे पहला वेव आया था जिसने पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को पैरालाइज कर दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा वेव वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अब की बार ये वेव तो आ रहा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो SOPs हैं उसको बहुत ख़ास ख्याल रखें। अनफॉर्चुनेटली हमें शहरों में, कराची में, आई एम श्योर लाहौर में भी इसका प्रॉपर फॉलो अप नहीं नज़र आ रहा। बाहर आप शॉपिंग मॉल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, कोई वहाँ पे SOP फॉलो नहीं हो रहा। तो सबसे ज़रूरी इसमें ये है कि सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। जिस तरीके से पहले वेव को टैकल किया गया था, SOPs को बहुत स्ट्रिक्ट करके, अनफॉर्चुनेटली हमें उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि इस सेकेंड वेव को हम रोकें और इसके जो बुरे असरात फर्स्ट टाइम की तरह थे वो ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे पास कुछ इस किस्म के स्टैट्स हैं कि क्या एज ब्रैकेट जो है वो इस बार ज़्यादा इफेक्ट हो रही है? क्योंकि अगर आप कुछ रिसर्च वगैरह पढ़ें तो यूरोप में जो सेकेंड वेव की बात हो रही है तो वो बहुत ट्रिगर हुई है यंग लोगों के बाहर निकलने से। पहली बार जो ज़्यादा इफेक्ट हुए थे वो ज़रा एल्डरली जनरेशन जो हैं वहाँ उनको ज़्यादा इफेक्ट किया था और यंगस्टर्स कम थे। अब बताया जा रहा है एटलीस्ट इन यूरोप कि यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने फ़रोग दिया है सेकेंड वेव को, क्योंकि वो ज़रा SOPs के बारे में ईजी हो गए थे। हम अभी उस स्टेज पे हैं कि हम भी ये तयन कर सकें कि क्या इस वक्त हमारे यंग लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं? आई वुड एग्री। हमारे यहाँ भी यही है कि क्योंकि SOPs में ज़्यादा जो लोग फॉलो नहीं करते और इंटरेक्शन होता है वो यंगर पॉपुलेशन में ही होता है। और बट अनफॉर्चुनेटली जब यंग पॉपुलेशन को इफेक्ट होता है वही वायरस घर जाता है और घर में हर किसी के बुजुर्ग और एल्डरली लोग हैं। सो ज़्यादा इम्पैक्ट तो एल्डरली पे ही आएगा, क्योंकि जो एल्डरली लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको यूजुअली हेल्थ के कुछ ना कुछ कोमॉर्बिड्स होते हैं, तो उस पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। बट यू एब्सोल्युटली राइट कि नंबर्स हमें ज़्यादा जो नज़र आ रहे हैं यंगर, आई वुड से कि बिटवीन 25 टू अबाउट 45 के ब्रैकेट में हमें केसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है अभी मेजॉरिटी जो है ये माइल्ड केसेस ही हैं। मगर यही पूछना चाह रहे थे डॉक्टर साहब कि अभी हम दुनिया के लिए भी आपको पता है हम केस स्टडी बन गए थे और ऑल्दो इसकी कोई वजह नहीं हम डिटर्मिन कर पा रहे थे, इवन हमारे एक्सपर्ट्स भी, लेकिन दुनिया के लिए भी हम केस स्टडी बन गए थे कि एक खित्ते में इतना बुरी तरह अफेक्ट किया है वायरस ने, लेकिन उसमें एक पाकिस्तान है जिसने फिर भी कंट्रोल कर लिया। तो अभी हम क्या समझें क्या? और ये भी रिसर्च हो रही थी कि हमने ऑलमोस्ट हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली है, तो मेरा ख्याल है हमने हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं की है अभी। तो नहीं, देखिए हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो तो पहले भी स्वीडन और कुछ ममालिक ने कोशिश की थी और दे केम टू द कंक्लूजन कि इस सूरत हाल में वो इस कंडीशन में वो नहीं काम करेगी। वी एक्चुअली लाइक जैसे आपने कहा कि हमें कोई अंदाजा नहीं कि क्यों हमारे यहाँ केस बर्डन कम था, मगर अगर हम एहतियात ना करें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे आई एम अफ्रेड कि ऐसे असरात ना हो जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज में इतने हाई रेट्स हैं, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी भी बहुत ज़्यादा है, ओवर क्राउडिंग हमारे यहाँ भी हैं, SOPs हमारे यहाँ भी फॉलो नहीं हो रहे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरीके से स्ट्रिक्ट SOPs का जो फॉलो अप किया था इनिशियली हम उसको अभी करें, सो दैट जैसे ये विंटर मंथ्स आ रहे हैं जहाँ पे हमें सारे निमोनिया के केसेस, यूजुअली इन्फ्लुएंजा के केसेस वैसे ही नजर आते हैं और दोनों का इम्पैक्ट अगर इकट्ठा हुआ तो अनफॉर्चुनेटली हेल्थ तो कैसे आइडेंटिफाई करें, जरा फर्क कैसे करें? लेकिन आपसे जरा ज़्यादा स्पेसिफिकली ये भी पूछना चाहेंगे, अब काफ़ी लोगों को पाकिस्तान में कोरोना हुआ भी और उसके बाद आपको पता है लल आ गया, एक फिर केसेस कम होना स्टार्ट हो गए, तो इज देयर अ डेंजर कि जिनको पहले भी हुआ हो उनको दोबारा हो सकता है, या फिर कोई एसिम्प्टोमेटिक हो जिसको पहले हुआ हो कोरोना अब दोबारा हो तो वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं होंगे, अब जरा ज़्यादा उनको सीरियस एंटीबॉडी कब तक सर्वाइव कर सकती है बेसिकली? जी, सो इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा है नहीं, क्योंकि ये एक नई इलनेस है, दुनिया में किसी ने पहले नहीं देखा। इन्फ्लुएंजा और दूसरे इन्फेक्शंस क्योंकि टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से थे, तो लोगों को उसके बारे में एक्सपीरियंस था और है कि जी इसमें इम्यूनिटी का इतना फायदा होता है। अनफॉर्चुनेटली कोरोना में क्योंकि इतनी नई इलनेस है, नोबडी इज एब्सोल्युटली श्योर। ये अंदाजा किया जा रहा था कि जिन लोगों को एक बार हो गया, वेदर इट वाज एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक,
और वो रिकवर हुए, एंटीबॉडीज बने, तो उनको कम चांस होगा ये इन्फेक्शन दोबारा होने का। हाउएवर, कब तक ये इम्यूनिटी रहेगी, क्या 2 महीने रहेगी, क्या 3 महीने रहेगी, 6 महीने रहेगी, इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट श्योर। सो जिनको एसिम्प्टोमेटिक हुआ, हो सकता है उनको दोबारा हो इन्फेक्शन, और सिम्प्टोमेटिक हो और सिवियर भी हो। सो अभी पता ही नहीं है कि एंटीबॉडी कब तक सर्वाइव करती है, बिकॉज़ इसके बारे में हमारा एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड है अभी तक। एवरीबडी इज अनश्योर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल मैं और हुमा और भी हमारे इर्द गिर्द लोग, हमें नज़ला जुकाम खांसी था कुछ दिन पहले, हमने तो चले अपना टेस्ट करा लिया, चेक करा लिया, इट वाज नॉट कोविड। लेकिन अभी इतने कंफ्यूज्ड हैं लोग बिटवीन नॉर्मल इन्फ्लुएंजा एंड कोविड, तो कोई है चीज जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें? क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा वेदर चेंजेस पे वायरल फैला हुआ है कराची में, तो हो जाता है इंसान बीमार। यू आर वेरी ट्रू एंड दैट्स व्हाट वी एक्चुअली अफ्रेड ऑफ कि कोई क्लियर क्राइटेरिया है नहीं कि जी ये कोविड है और ये नहीं कोविड, क्योंकि खास तौर पे जो माइल्ड कोविड और एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड कोविड है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है विद द कॉमन कोल्ड और विद द फ्लू। सो हमें जब भी किसी को कोई ना कोई इस तरह का खदशा हो तो वो प्लीज SOPs फॉलो करें, हैंड वॉशिंग, आइसोलेशन रखें जब तक कि क्लैरिटी आ जाए कि क्या ये कोरोना है या नहीं है। सिंपल कॉमन। जी डॉक्टर साहब, फाइनली ये भी बता दें, अब स्कूल्स बड़ी मुश्किलों के बाद खोले गए हैं, O लेवल्स के एग्जाम्स भी हो रहे हैं, बच्चे जो हैं प्राइमरी से लेके जो भी क्लासेस हैं, एवरीबडी इज गोइंग बैक टू स्कूल। आपके ओपिनियन में इज दिस अ गुड डिसीजन? खास तौर पे अगर हमारे नंबर्स राइज कर रहे हैं, बच्चे कैन बी कैरियर ऑफ इट एंड देन ब्रिंग इट होम एज वेल, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, तो क्या आपकी सेंस है अगर SOPs फॉलो करें, जो कि बड़ा मुश्किल है छोटे बच्चों को SOPs फॉलो करवाना, सो वी आर ओके with opening schools? Well, that's a very difficult decision. I'm sure the government and the healthcare agencies से मशवरा करने के बाद ही किया होगा। बट जैसे आपने सुना है कि बहुत से ममालिक में यूनिवर्सिटीज खुली, गए विदिन अ फ्यू वीक्स इतने ज़्यादा हाई केसेस हुए कि उनको बंद करना पड़ा। मुझे यही खदशा है कि unless and until we are very careful, this may backfire on us, and अगर केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हुए, जैसे आपने कहा कि जैसे आप पिक्चर भी दिखा रहे हैं, इतने ज़्यादा बच्चे सारे क्लोज टू ईच अदर मौजूद हैं, यंगर किड्स में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5, 6, 7, 8 साल वाले बच्चों को कि SOPs को फॉलो करें? So it's going to be a huge challenge, and मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको बचाए कि अगर इसका रिसर्जेंस हुआ विद आवर यंगर जनरेशन and it spreads to the older generation, then it's going to be catastrophic. बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जावेद मेमन हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है, सूरत हाल है अभी, पर्टिकुलरली अब स्कूल खुल गए हैं, OA लेवल के पेपर हो रहे हैं और उनके सेंटर्स के बाहर कोई हाल नहीं है। वैसे कुछ जो तस्वीरें कल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, वी विल शो यू दोस पिक्चर्स इन अ व्हाइल एज वेल। अच्छा जी, डॉक्टर जावेद हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और बड़ी आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, स्कूल तो स्कूल है। मैंने आजकल कितने स्टूडेंट्स देखे हैं जो स्कूल से बाहर भी हैं, बिकॉज एक आज़ादी मिल जाती है ना, बेचारे कब से बंद थे घरों में, तो जमघट्टे में बहुत से 4-5 लड़के लड़कियां स्टूडेंट्स, दे आर हैंगिंग आउट एंड देयर आर नो SOPs। कल मैंने ये जो छोटे-छोटे पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स तो छोड़ें, कल मैंने O लेवल के सेंटर के बाहर की तस्वीरें देखी हैं और आपका दिल दहल जाए। मतलब है कि वहां पे ये देख रही हैं आप, ये कल परसों की वीडियोस हैं, कुछ पिक्चर्स भी हमारे पास इस्लामाबाद में, वो बुरा हाल था। कुछ चीज़ें शेयर कर रहे थे लोग। आप मुझे बताएं कैसे हो सकता है लाइन में लग के इन्होंने अंदर जाना है और कोई 6 इंच का भी फासला नहीं है बीच में? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। ऑब्वियसली बच्चों को कभी ना कभी तो स्कूल्स वगैरह खोलने थे तो खोल दिए गए, बट आई हैव वेरी सिंकिंग फीलिंग कि ये ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं। आपको पता है कि और ये बंद करने पड़ेंगे। कैम्ब्रिज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जो उनके नुमाइंदे यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि SOPs का ख्याल रखा जाएगा। आप ज़रा देखें मुख्तलिफ सेंटर्स के बाहर क्या हाल है। जब बच्चों को वालिदैन छोड़ने आ रहे हैं या बच्चों को लेने आ रहे हैं तो वहाँ पर SOP को तो भूल जाएं आप, दूर दूर तक कहीं नहीं आ। ये देख लें, ये इस्लामाबाद के विजुअल्स हैं, ये इस्लामाबाद के मनाज़र हैं, ये भीड़ लगी हुई आप देख रही हैं। और आपको पता है कि बच्चों का जब ड्रॉप टाइम होता है या पिकअप टाइम होता है तो वो भीड़ जो बाहर होती है, बच्चे तो अंदर जो मिल रहे होंगे, बाहर वालिदैन, ड्राइवर्स, जो भी स्टाफ गार्डियंस जो आए होते हैं लेने, उसका भी एक जमघटा अलहदा होता है। डू नॉट एक्सपेक्ट डिसिप्लिन इन दिस, बिकॉज हमें अदरवाइज वो चीज़ करनी भी नहीं आती और सडनली जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड आई डाउट पीपल आर गोइंग टू एक होता है नॉर्मल क्लास में जाना, एक होता है 1000-2000 बच्चे को या 500-600 बच्चे को इकट्ठे बिठा के एग्जामिनेशन। दैट इज अ होल प्रोसेस। ये हम आपको कुछ और मनाज़िर
तस्वीरें भी दिखा रहे हैं डिफरेंट शहरों से। रिस्पांसिबिलिटी ले ली ये कैम्ब्रिज के जो पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं, आई एम श्योर दे शुड मॉनिटर द सिचुएशन। कैसे आप लोगों ने रिस्पांसिबिलिटी ले ली व्हेन यू कुड नॉट डील विद दिस इनिशियली? लेकिन अब्दुल्ला प्लीज लेट मी रिमाइंड कि हम भी हक में थे कि अगर एसओपीज वगैरह माने जाएं, अगर फॉलो किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खुलना ही पड़ेगा। It remains to be seen whether it's going to work out or not. अच्छा जी, you have something? अच्छा, तो ये NCOC के भी आपको पता है ना, फिगर्स जो आए थे सामने, 15 अफराद जब बहक हुए हैं, इंतकाल कर गए हैं कोविड-19 के बायस। वील कीप यू पोस्टेड ऑन दिस। अभी हमारे पास खबर ये है कि सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का 277वां उर्स जारी है और कोरोना वायरस के बायस उर्स की तकरीबात को बहुत ही लिमिटेड किया गया है। और मटियारी में आपको बताएं कि ज़ायरीन SOPs के तहत दरगाह पर हाज़री दे सकेंगे और डिप्टी कमिश्नर मटियारी ने कहा है कि ज़रा एहतियात करेंगे, लेकिन अभी जो नज़र आ रहा था उसमें तो SOP, तो लिहाजा ये सारी तो कहीं सुनी बातें हैं, लेकिन अब आप अपनी आंखों से भी देख लें कि कितने SOPs फॉलो हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट पीपल टू फॉलो दैट। अब ये उर्स ऐसी चीज़ है जिसको परहैप्स आई एम जस्ट सजेस्टिंग इस साल के लिए शायद कैंसिल भी किया जा सकता था और अगले साल से कंटिन्यू कर लेते दोबारा। देखें, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स जो होते हैं ना, उनकी अनप्रेसिडेंटेड डिसीजंस लेनी पड़ती हैं। सो यू डोंट रियली हैव टू गो अलोंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट बिकॉज ट्रेडिशनली हम करते हैं। ये साल वो साल नहीं है, तो बहुत सी अगर ऐसी एक्टिविटीज़ और भी प्लान्ड हैं तो शायद अगर आप इस साल ना करें तो बेहतर ही होगा। Our numbers are still going up. अच्छा, आप रोजगार की बात कर रही हैं हुमा, तो हुकूमत ने नौजवानों को रोजगार देने के लिए एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है और शॉप्स ऑन व्हील प्रोग्राम कामयाब रहा तो बड़े लोगों का भला हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान हैं उस्मान डार साहब, कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत ये शॉप्स ऑन व्हील का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। उस्मान डार कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट से रोजगार के मजीद मौके नौजवानों को मिलेंगे। वो बाइज़्ज़त तरीके और कम लागत से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और कम पढ़े लिखे नौजवानों को ठेलों और पथारों के बजाय डिजाइन करवाई गई खुसूसी व्हीकल्स फराम की जाएंगी। ब्रिलियंट, आई गेस दैट इज अ ग्रेट जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं वो तो हमें चीज़ अच्छी लग रही है। तो हमें भी एक चाहिए। व्हाई नॉट, ये हम अपनी प्ली बाद में डालेंगे। उस्मान डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी बराए अमूर नौजवान। उस्मान डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये शॉप ऑन व्हील्स प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या है और इससे कौन कौन से लोग जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, कामयाब जवान प्रोग्राम में मुख्तलिफ बिजनेसेस शुरू करने के लिए पाकिस्तान के नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 100 अरब रुपए रखे हैं और मैं पाकिस्तान के नौजवानों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमने बड़ी कोशिशों के बाद 3 व्हीलर कॉन्सेप्ट जिस पे हम काम कर रहे थे, शॉप ऑन द व्हील, पंजाब गवर्नमेंट ने उसके लिए NOC दिया है। उसकी रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह ताला हो सकेगी एज ए कमर्शियल लोडर। और हमने बाकायदा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट ये सारी पाकिस्तान में बना रहे हैं, उनसे मिलकर ये प्रोडक्ट तैयार की है। और अब नौजवान किसी भी किस्म का कारोबार आप अगर देख सकें या पाकिस्तानी को दिखा सकें कि अगर आप फ्रूट का बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई वेजिटेबल बिजनेस करना चाह रहे हैं, बर्गर, शॉप, मुख्तलिफ किस्म के जो बिजनेसेस हैं वो शॉप ऑन द व्हील घर तक आप लोगों को डिलीवर कर सकेंगे। ये 2 तरह से करने जा रहे हैं। एक ये ऐप के जरिए होगा, आप ऐप के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं और DC रेट के ऊपर चीज़ें जो है ना आपके घर डिलीवर कर दी जाएंगी। दूसरा ये हम तय करेंगे कि ये अब शॉप ऑन द व्हील यूनिवर्सिटीज़ के बाहर, कॉलेजेस के बाहर इनको एक एरिया अलॉट कर दिया जाएगा जहाँ ये बाकायदा इसकी खरीदो फरोख्त कर सकें। अच्छा उस्मान साहब, इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का तरीकाकार क्या होगा और फॉर्म वगैरह कब मिलेंगे? क्या प्रोसेस है जिसके तहत, बिकॉज आई एम श्योर ये इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि बहुत से कंटेंडर्स होंगे जो चाहेंगे उन्हें गाड़ी में। मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इट। देखिए, हमारी कोशिश है कि इसी माह अक्टूबर में कामयाबजवान.gov.pk पे एप्लीकेशन फॉर्म में हम शॉप ऑन द व्हील की ऑप्शन डाल देंगे। पाकिस्तान के वो नौजवान जो शॉप ऑन द व्हील बिजनेस में हिस्सा लेना चाहते हैं और वो बैंक सेलेक्ट करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो पहला टियर स्टार्टअप्स के लिए बनाया, 1 लाख से 10 लाख तक बगैर किसी कोलेटरल के, सिक्योरिटी के, नौजवान की अपनी शख्सी गारंटी के ऊपर उसे 10 लाख रुपए तक दे दिए जाएंगे। और जैसे ही हम इंशाल्लाह ताला इसे पोर्टल पे डालेंगे, इंशाल्लाह ताला हम इसको फॉर्मली अनाउंस भी कर देंगे।
जी उस्मान डार साहब, फाइनली कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत आपके पहले भी कई मंसूबे चल रहे हैं, तो अब तक इनका रिस्पांस कैसा आया है? देखिए, अभी तक कामयाब जवान के 2 प्रोग्राम थे। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, जिसमें अभी तक पाकिस्तान के नौजवानों को 1.5 अरब रुपए दे चुके हैं और 3000 से ज़्यादा एंटरप्राइजेज जो हैं वो अपना काम शुरू कर चुके हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स हमारे कोरोना की वजह से ये स्लो डाउन हो गया था। पिछले 6 माह उस तेज़ी के साथ हम कामयाब जवान पे काम नहीं कर सके और मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ सितंबर से हमने बड़ी तेज़ी से इस पे काम शुरू कर दिया और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है अगले 3 से 4 माह में मज़ीद 4 से 5 अरब रुपए के हम आसान शराइत पर कर्ज देने में नौजवानों को कामयाब हो जाएंगे। इनकी अप्रूवल्स हो चुकी है, बस अब डिसबर्समेंट करने जा रहे हैं। इसी तरह हमारा स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम था नौजवानों की स्किल सेट के लिए, इसके लिए 10 अरब रुपए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दिए थे। नौजवानों की स्किल सेट के लिए तकरीबन 45,000 से लेकर 70,000 रुपये तक हम फीसें पे कर रहे हैं स्किल स्कॉलरशिप के तौर पर और 1 लाख पाकिस्तान के नौजवान इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएंगे। तकरीबन 37,000 के करीब नौजवान इस वक्त पाकिस्तान के 540 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और सर्टिफिकेट लेकर वो भी चाहें तो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम से कामयाब जवान का एक आसान शराइत पर कर्ज लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कामयाब जवान प्रोग्राम से पाकिस्तान के 10 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद थे। दिस इज इंडीड अ ग्रेट इनिशिएटिव। अच्छा, मैं अभी वो तस्वीरें देख रही थी उन व्हीकल्स की, शॉप ऑन व्हील्स टाइप की, तो हमारे यहाँ जरा फूड ट्रक्स का भी जो है ना तासुर वो आम होना चाहिए, बिकॉज इतने डिफरेंट काइंड ऑफ खाने हैं हमारे पास और फिर हर किसी को दिल नहीं चाहता कि वो जी रेस्टोरेंट ही पहुंचे, कोई फूड ट्रक्स टाइप चीज भी हो जाए। कभी आपको रास्ते में भूख लग जाती है, कहीं आपको अच्छा जो होते भी है ना, कोई 1-2 बेचारे इतनी मुसीबत में रहते हैं कि हर थोड़ी देर बाद उन्हें कोई उठाने के लिए आ जाता है या उनको कोई वहां से कोशिश करता है कि हट जाएं, तो इनको ये शॉप ऑन व्हील्स तो बन जाएं, लेकिन इनके लिए कहीं पार्किंग का कोई प्रॉपर जहां जगह है वहां इन्हें लोग बिला वजह तंग ना करें। एंड कैन आई आल्सो ऐड, ये फूड ट्रक्स वाला जो मैं कह रही हूँ कि बाहर के मुल्कों में देखें तो इनकी एक मखसूस जगह होती हैं, वहाँ एनीबडी हु हैज़ अ ट्रक और वो खाना कोई और अपना प्रमोट करना चाहते हैं तो उनके लिए फरोख किया जाता है, उनको जगह दी जाती है कि भाई कि आप इधर आए। फॉर इंस्टेंस एक मार्केट है जो शाम 7 बजे 8 बजे बंद हो जाती है, वहाँ पे अगर पार्किंग स्पेस खाली है तो वहाँ पे लगाने दें, वहाँ पे लगाने दें किसी को रात के खाने के लिए फूड ट्रक, या दोपहर में ऑफिस के करीब अगर कोई 2 घंटे के लिए आके अपने लंच टाइम में खाना या दाल चावल कुछ भी बेचना चाहते हैं तो लगाने दें। दिस इज अ ग्लोरिफाइड वर्जन ऑफ अ ठेला, जैसे ठेले वगैरह भी तो होते ही है ना, तो व्हाई नॉट इसको जरा बेहतर बना सकें और फिर वो मूवमेंट भी हो सके उनकी। एनीवे, अच्छा कराची में पीआईडीसी में पहले होता था लेकिन ये खत्म करा। आई वंडर कि ये हम हर चीज खत्म कराने के पीछे क्यों पड़ जाते हैं। ये नेचर है हमारी कि हमने कोई भी चीज हो गई ना, नहीं ये खत्म करा दो बस। को किसी के पास जवाब है तो प्लीज दे दे। बताना आपको ये है कि हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की वतन वापसी की ज़बानी दावे अपनी जगह, लेकिन सच ये कि साबिक़ वज़ीर आज़म को वापस लाना है ज़ाहिर है तो हुकूमत को तवील जद्दोजहद इसके लिए करना होगी। अपने एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन उन पर दबाव डाल रही है लेकिन वो इक़्तिदार छोड़ देंगे, NRO तो नहीं देंगे। नवाज शरीफ ने बाहर जाने के लिए गलत बयानी की और ख़ुद को बहुत ज़्यादा बीमार जाहिर किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि नवाज शरीफ और बानी MQM के खिताब में अब फ़र्क सिर्फ एक नारे का रह गया है। तकरीरें वो कर रहे हैं जिन्होंने अरबों के असासे बनाए। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ को बाहर भेजना हमारी गलती थी, लेकिन नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इक़दामात का आगाज़ किया गया है। तकारीर वो लोग कर रहे हैं या वो शख्स कर रहा है जो कि आपको मालूम है कि यहाँ पे धोखा दे के अदालतों को, पूरे सिस्टम को, वो यहाँ से चला गया है और अभी अंग्रेज़ों के वतन में बैठा है। इंशाल्लाह आप जिस तरीके से लंदन में है, जल्द आप पाकिस्तान आपको वापस लाया जाएगा और आप अदालत में ये तकरीर करिएगा और जो उस वक़्त मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने बाहर भेजा उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये गलती थी उनको बाहर भेजना। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का यही कहना है कि नवाज शरीफ इलाज करवाकर वतन वापस आएंगे। कि नवाज शरीफ को पार्टी ने ये दरख्वास्त की
कि जब तक उनके मौलजीन इजाज़त नहीं देंगे वो अपना इलाज मुकम्मल करा कर पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि अब नवाज शरीफ खाली मुस्लिम लीग नून का नहीं बल्कि पाकिस्तान का और इस खित्ते के लिए उनकी सेहत, और वो खुद एक असासा है, कीमती सरमाया है, और उनकी सेहत और उनकी जान के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। अच्छा जी, ये भी आपने देख लिया वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके साथ ही वज़रा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तंदो तेज़ बयानात तो दे रहे हैं, लेकिन इस पर बात नहीं कर रहे कि कायदे मुस्लिम लीग नून को वापस लाने के लिए अमली तौर पर क्या इक़दाम उठा रहे हैं। इसी पे हम ज़रा पॉसिबिलिटीज़ और क्या क्या हो सकता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कानूनी माहिर बैरिस्टर मज़हर इलाही हमारे साथ है। मज़हर इलाही साहब, पाकिस्तानी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ऐसा कोई मुआहिदा तो है नहीं दैट वी नो ऑफ, फिर क्या तरीका हो सकता है कि नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन बनाई जाए? हुकूमत पाकिस्तान को बरतानिया के साथ स्पेशल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बगर्ज़ एक्स्ट्राडिशन ऑफ मियाँ नवाज शरीफ साहब करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कामयाबी से ये एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को कहेगा कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए एक्स्ट्राडिशन की, जो कि वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अमल में लाई जाएगी। ये एक फुल ट्रायल होगा जिसमें 6 माह की मुद्दत से लेके 1 साल तक लग सकता है। इसके बाद उनके पास ओपन ऑप्शंस होंगी फर्दर जुडिशल रेमेडीज, व्हिच इज़ अ डिफिकल्ट प्रोसेस। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुकूमत कोशिश कर रही है, अदालतें भी फैसले दे रही हैं, पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी अहकामात दिए जा रहे हैं, तो क्या इस तरह नवाज शरीफ पर एक कानूनी दबाव बढ़ नहीं जाएगा? बिल्कुल कानूनी दबाव बढ़ेगा, अखलाकी दबाव भी बढ़ेगा। कानूनी लिहाज से एक तो ये है कि बेल उनकी खारिज हो सकती है पाकिस्तान में, विच मे हैव इट्स ओन बेरिंग्स ऑन द इमिग्रेशन स्टेटस ऑफ मियाँ नवाज शरीफ इन यूनाइटेड किंगडम। साथ में ही उनकी चूँकि अपील भी पेंडिंग है, और अगर अदालत आलिया ये फ़ैसला करती है कि उनके मफरूर होने के बावजूद अपील की समाअत की जाए तो उसके ऊपर इसका असर डायरेक्ट कोई भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अदालत ने जो ट्रायल की अपील है उसका अपने बर्डन एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को और एविडेंस की बुनियाद के ऊपर उसका फ़ैसला करना है, क्योंकि अपील में उन्हें डिस्क्रेशनरी रिलीफ नहीं मिलना, वो ऑन मेरिट्स फ़ैसला होना है। अच्छा मज़हर इलाही साहब, नवाज शरीफ हो, इसहाक डार या दीगर कोई और शख्स जो पाकिस्तान को मतलूब हो तो उसे लाने के लिए मुआहिदा होना चाहिए, ये आपने कहा है, तो पाकिस्तान बरतानिया के साथ ऐसा मुआहिदा करने की तरफ जाए तो इसमें मुश्किलात क्या आ सकती हैं और वक्त कितना लग सकता है? आजकल चूँकि कोविड का पीरियड है और बरतानिया में ब्रेग्ज़िट की कार्रवाई भी जारी है, इसलिए हुकूमत की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पाकिस्तान के साथ ये अवलीन तरजीह होगी हुकूमत बरतानिया की। इसके साथ साथ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट देखने वाला है, जब भी कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कोई ना कोई कंसिड्रेशन होती है। दिस इज़ टू बी सीन दैट व्हाट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू ऑफर इन कंसिडरेशन ऑफ द एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट, एंड आई डोंट सी एनीथिंग दैट पाकिस्तान की बारगेनिंग पावर चूँकि बहुत वीक है इस वक्त, इसलिए ऐसा इम्कान नहीं है कि ऐसा एग्रीमेंट हो भी सके। और अगर ऐसा एग्रीमेंट पाए तकमील को पहुँच जाता है तो फिर अदालत से कार्रवाई और उसके बाद फर्दर अपील रेमेडीज़, ये कुल मिला के कुछ 6 से 7 साल तक का अरसा लग सकता है, जो कि हालिया हुकूमत जो पाकिस्तान में है इसके दौर में शायद ये मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का बैरिस्टर मज़हर इलाही। अभी हम आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन SOPs बिल्कुल नहीं भूलने, और अगर बीच में भूल भी गए थे कभी तो अब दोबारा स्टार्ट हो जाएं प्लीज़। तो जाने से पहले मास्क लगाएं, अभी कहाँ उठ रहे हैं आप, मास्क लगाएं, अपने हाथों अपना सैनिटाइजर अपने साथ ही रखें, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स। इंशाल्लाह।